ओके तो पहले जो है ना, नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो ए कंसंट्रेशन टर्म, यस, बट उसमें मतलब जो कॉन्सेप्ट यूज होना है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, वो बाद में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा बता दूंगा नॉर्मेलिटी के बारे में, बाद में बताऊंगा। पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ और चीजें देखना चाहता हूँ। सो दिस इज मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 10। एंड देखो, एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, एंड द यूनिट इज ग्राम पर लीटर, है ना। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था, तो कुछ जगह पे ये भी यूज होगा, ग्राम पर लीटर। मोल पर लीटर मोलैरिटी, एंड ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अगर ये ml में है तो इनटू 1000। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब चल बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ, है ना, टू सॉल्यूशन। तो पहला आता है, फर्स्ट पार्ट है मिक्सिंग ऑफ वाटर, या एडिंग, है ना, एडिशन ऑफ वाटर। मिक्सिंग थोड़ा सा एडिशन ऑफ वाटर लेते हैं। तो एडिशन ऑफ वाटर लेट्स से, अगर मान लो एक कंटेनर है जिसका ऑलरेडी वॉल्यूम यू ऑलरेडी नो, दैट इज द वॉल्यूम इज V1, और इसकी मोलैरिटी है M1। ठीक है, now you are adding water V2, and final solution is going to convert into, let's say, final volume क्या हो जाएगा, V1 plus V2 which is V final। और हमें यहाँ मोलैरिटी बतानी है, M final कितनी मोलैरिटी हो गई। क्या देखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीजें दे रखी है। मोलैरिटी दे रखी है M1, वाटर में तो कोई मोलैरिटी नहीं है तो डैश M फाइनल, वॉल्यूम V1 V2, अब यहाँ पे वॉल्यूम V1 plus V2 which is V final, right? एंड मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, M into V, M1V1, लेट्स से मिली मोल्स, है ना। अगर वॉल्यूम ml में है, या मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, M1V1। यहाँ पे वाटर में कोई सॉल्यूट थोड़े ना प्रेजेंट है, वाटर सेल्फ इज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो 0। फाइनल मोल्स क्या हो जाएंगे, M1V1, इतने ही रहेंगे ना। जैसे मान लो एक आपने गिलास में पानी लिया, उसमें चीनी डाल दी, राइट, फिर उसके बाद थोड़ा और पानी डाल दिया, तो चीनी का अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना। शुगर इज गोइंग टू रिमेन सेम जो इनिशियल आपने लिया था, राइट। तो फाइनल मोल्स आर गोइंग टू रिमेन M1V1। बस अब लिख लेते हैं, आपको मोल्स पता है फाइनल, आपको वॉल्यूम पता है फाइनल। M फाइनल क्या हो जाएगा, M फाइनल इज नथिंग बट M1V1 डिवाइड बाई V1 plus V2, राइट। दिस इज योर आंसर। अब कभी कभी ये लिखा लेता है जैसे एग्जाम्पल, है ना, how much water, how many liters, how many liters of water should be added to 500 ml of, है ना, 0.1 molar NaOH to dilute it 10 times. Dilute it 10 times का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन, है ना, 10 टाइम्स घट गई है, राइट।
So how many liters of water should be added to 500 ml of 0.1 molar NaOH to dilute it 10 times? का मतलब क्या है? M1 जो है वो है अभी आपका 0.1, M फाइनल दे रखा है, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स मतलब 0.1 डिवाइड बाय 10, 0.01 ये आ गया। बस अब इससे आप सॉल्व कर लोगे। 0.01 is equals to 0.1 into 500 divided by 500 plus V2. You have to find what is the volume of water should be added, है ना? How many liters, right? So that's it. तो ये कितना हो जाएगा? इसको है ना आप इधर ले जाओगे तो दिस इज गोइंग टू बी, या फिर इसको इधर ले जाओ, से पॉइंट हट गया और ये एक और आ गया यहाँ पे 5000, तो 500 plus V2 equals to 5000 ml. So V2 is 4500 ml, or you can say 4.5 liter. Clear है ये बात? Dilated to 2 times, 3 times, 4 times, तो आप समझ जाओगे कि है ना m/2, m/3 जो भी होगा है ना, ऐसे 10 times m/10, 100 times m/100, जो भी है ना इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका 100 टाइम्स हो जाएगा डिवाइड बाय 100। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग, है ना, एडिशन ऑफ वाटर, राइट, कंसंट्रेशन का कम होना। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, अभी लेट्स से ये तो हो गया एडिशन ऑफ वाटर, फॉर्मूला याद रहेगा m1 v1 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। नाउ b, ठीक है, बी है मिक्सिंग ऑफ सेम सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, if I have written let's say 200 ml of 0.1 molar HCl plus 300 ml of 0.2 molar HCl, मान लो ऐसा हो, है ना, दोनों जगह HCl सेम है, तब क्या करेंगे? So let's say again we will make a picture over here, है ना, वॉल्यूम V1 है, इसमें दूसरा सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं which is volume V2, which is going to make a final volume that is V1 plus V2. मोलैरिटी लेट्स से M1 है, M2 है, यहाँ M फाइनल आएगा, मोल्स क्या हो जाएंगे? M1 V1, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? M2 V2, तो फाइनल मोल्स क्या हो जाएंगे? M1 V1 प्लस M2 V2, राइट। दो ग्लास हैं आपके, दोनों का में चीनी का सॉल्यूशन है, अलग अलग कंसंट्रेशन का, दोनों को मिक्स कर देंगे तो टोटल चीनी ऐड हो जाएगी ना, उसके मोल्स ऐड हो जाएंगे, मास ऐड हो जाएगा, राइट। M1 V1 प्लस M2 V2, M फाइनल क्या हो जाएगा? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ऐसे तीन सॉल्यूशन मिलाएंगे, है ना, तो M1 V1 है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा MI VI डिवाइड बाई सिग्मा VI, है ना, I की वैल्यू यहाँ 1 से लेके n तक कुछ भी ले लो, ऐसे लिखते जाएंगे M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4 डिवाइड बाई V1, है ना, डायरेक्टली। ये समझ में आया ये सिग्मा का मीनिंग क्या है ना, I की वैल्यू 1 से लेके n तक जितने भी है सब ऐड कर। अब ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, तो पहला वाला फॉर्मूला जो आपने वाटर वाला था वो भी याद रहेगा। अगर यहाँ पे वाटर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? M2 जीरो हो गया एक तरह से, कोई है ना, कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, तो जीरो डाल दो तो M1 V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 आ जाएगा, राइट। तो ये वाला केस याद, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो पहला वाला फॉर्मूला भी याद रहेगा। जब वाटर होगा तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, कोई सॉल्यूट तो प्रेजेंट है नहीं, राइट, वाटर में। सो दैट्स इट। ठीक है, अब चलो जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर बता दो। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको
वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। ऊपर आएंगे मिलीमोल्स, नीचे आएंगे ml, m से m कट गया, मतलब मोल्स पर लीटर, है ना। तो बस आपको बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना। ठीक है, आई गॉट वन आंसर। देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 0.1 इज 20 प्लस 0.2 इंटू 300 मतलब 60 डिवाइड बाई 500, तो दिस इज 80 बाई 500, और यू कैन से 4 बाई 25, ठीक है, और यू कैन से 0.16 मोलर। ठीक है, आंसर आ गया इसका, क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब चलते हैं मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें आती है टर्म कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल है 100 ml of 0.1 molar NaCl plus 200 ml of 0.2 molar, let's say MgCl2, let's say ऐसा है। अब यहाँ कुछ तो सेम है नहीं, राइट, दीज आर डिफरेंट। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी बोलेंगे, आयंस की। तो फाइंड, है ना, Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन। ब्रैकेट का मतलब होता है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन। कितने लोगों को पीएच पता है, व्हाट इज पीएच? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच सुना है ना, हाँ ना, जल्दी बोलो, है ना, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, राइट। तो माइनस लॉग H प्लस लिखते थे, तो H प्लस जब लिखते थे तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डालते थे ना, और इसके अंदर क्या डालते थे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, राइट। अंदर क्या डालते थे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स, है ना, इसके अंदर क्या आएगी, कंसंट्रेशन। अगर यहाँ लिखा है फाइंड लेट्स से Cl माइनस कंसंट्रेशन, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे Cl जो है वो बस वही कॉमन है, राइट। ये सीख लो ना, जो नहीं सिखाया है वो यहाँ सिखा रहे हैं ना, हर चीज नहीं सिखाई जाएगी, राइट। तो कुछ नई चीजें आएंगी, वो सुनते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। तो ये Cl माइनस जो है ना, वो कंसंट्रेशन ऐसे रिप्रेजेंट होगा, करेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे फिर से। अब जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, फिर से देखते हैं, एक कंटेनर है ना, इन दोनों को ऐड करके एक बड़ा सा कंटेनर बन गया, राइट। वॉल्यूम V1 V2 V1 plus V2, that is V final. कंसंट्रेशन M1 M2, ठीक है, यहाँ पे M final we have to find, राइट, या फिर M final छोड़ दो ये डैश। अब यहाँ पे मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये कितना हो जाएगा, M1 B1 M2 V2, इसको भी डैश करने दो। अब आता है मिली मोल्स ऑफ आयंस। मिली मोल्स ऑफ आयंस क्या होंगे, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने Cl है, एक ही है। जितने इसके मोल्स आएंगे M1 B1, उतने ही मोल्स Cl माइनस के होंगे, सही है, राइट। तो बस ऐसे आयंस के मिली मोल्स निकाल लेंगे। आयंस के मिली मोल्स क्या हो जाएंगे, N1 M1 B1 N2 M2 V2, where N1 and N2 are number of ions in a molecule, है ना। A particular ion in molecule,
इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 M1V1 प्लस N2 M2V2। बस कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या हो गई, N1 M1V1 प्लस N2 M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। और इसी तरह से इसको सिग्मा में डाल दें, NiMi Vi डिवाइड बाई सिग्मा Vi, सब जोड़ते जाओ। क्लियर है भाई फॉर्मूला, राइट। चलो अब बता दो इसी तरह से Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे N1 कितना है 1, तो 1 इंटू 100 इंटू 0.1 इज 10 प्लस यहाँ कितना है 2, 2 इंटू है ना 200 इंटू 0.2 इज 40 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 दैट इज 300। तो ये कितना हो गया 80 प्लस 10 90 बाई 300, है ना। Cl2 मिस मत करना, ठीक है, राइट। अब ये कितना आ गया 0.3 मोलर। कहाँ गलती करी प्रणव, है ना, ये दो भूल गए ना तुम। हाँ तो भी तो ये ध्यान रखना है, MgCl2 से कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 2। क्लियर है भाई, आंसर आंसर सब क्लियर है, यस यस, इसमें कोई दिक्कत। चलो अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेट्स से, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स से इसी में मैंने पूछा होता, लेट्स से, है ना, वो यही पूछा होता, मान लो Cl माइनस के बाद फाइंड Na प्लस आयन कंसंट्रेशन। Na प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, क्या लिखते हैं, N1 M1 B1 1 इंटू 10 प्लस N2 तो इसमें है नहीं 0 डिवाइड बाई 300, तो कितना आ जाता आंसर 10/300 दैट इज 1/30। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, MgCl2 में तो सोडियम नहीं है ना, तो 0, N2 की वैल्यू 0, टोटल वॉल्यूम 300 हो गया, तो अब नई कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन हो गई 1/30। राज तुम्हारा डाउट आएगा, वेट कॉन्सेप्ट तो समझा दें फिर तुम्हारा डाउट बताएंगे। चलते हैं आगे। राज को लग रहा होगा सर बता नहीं रहे, मतलब डाउट है। रुक जाओ, आएंगे आएंगे, पेशेंस सीखो। आते हैं, वेट। अभी देखो, मान लो एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ, देखते हैं 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.05 मोलर H2SO4, फाइंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन, बताओ भाई।
तो भाई इसमें फिर से देख लो, HCl में हाइड्रोजन कितने हैं? एक HCl मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन है, N1 is 1। एक H2SO4 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, तो N2 is equals to 2। तो यहाँ पे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा? N1 की वैल्यू डाल दो 1, M1 की वैल्यू डाल दो 0.1 एंड V1 इज 100, तो 0.1 इंटू 100 10 प्लस N2 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू 0.05 इंटू 200, तो 0.05 इंटू 200 दो जीरो है ना, इससे ये दो जीरो हट गए, तो ये 2 इंटू 5 हो गया 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 200 300। तो आंसर कितना होगा? 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाई 300 विच इज इक्वल टू 0.1 मोल। अब किसी ने बोला होता है इसी क्वेश्चन में पीएच निकालो, व्हाट इज पीएच? तो हम लिखते हैं माइनस लॉग H प्लस, there's a minus log 0.1 is nothing but 1 by 10 और log a by b क्या होता है? तो ये होता है माइनस लॉग 1 प्लस लॉग 10। माइनस लॉग 1 तो 0 होता है और log 10 is 1, तो pH क्या हो जाता है? 1। समझ में आया मेरा? pH निकालना समझ में आया, राइट। अब इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। जब pH की बात होती है तो लॉग वैल्यूज आती है, तो लॉग इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस क्या है? जैसे कहीं पे लिखा है लॉग x y y, x इंटू वाई पहले, तो इसका मतलब है log x प्लस log y, या उल्टा वाइस वर्सा, है ना, कि कहीं पे लिखा है log x प्लस log y तो हम लिख लेंगे log x इंटू वाई। सिमिलरली कहीं पे लिखा है x y y तो ये हो जाएगा log x माइनस log y, ठीक है। log का मतलब है बेस 10 फिक्स है ना, हम अभी बेसिस चेंज नहीं करेंगे, राइट। इट इज 10, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। log का मतलब है log बेस 10, राइट। है ना, log बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ln में। ln मतलब होता है log बेस e, ठीक है। log मतलब log, जनरली log मतलब log बेस 10, ln मतलब log बेस e। तो अगर कहीं पे लिखा है ln x, देन इसकी वैल्यू होती है 2.303 log x, ये भी बात समझ लेना चाहिए। तो कहीं पे लिखा है ln 2, लेट्स से जाएगा 2.303 log 2, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री पर्पज से। वैल्यूज जैसे मान लो कहीं पे लिखा है ln log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.303 होती है, हम 0.3 लेंगे, हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं वैल्यू, है ना। log 3 की वैल्यू याद रखना है 0.4, लेट्स से 8, 0.477 होती है, बट ठीक है हम यहाँ पे 0.48 ले ले रहे हैं। log 4 की वैल्यू, log 4 हो जाएगा log 2 का स्क्वायर, so this is 2 log 2 which is 2 into 0.3, so that is 0.6। log 5 की वैल्यू 0.693 ऐसे आता है, हम 0.7 ले रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रहे हैं। log 6 की वैल्यू, log 6 is log 2 plus log 3, तो 0.3 plus 0.48 0.78। log 7 की वैल्यू 0.845 होती है, तो 85 ले रहे हैं, कई जगह 84 भी लिखते हैं। log 8, log 8 कितना हो जाएगा? log 2 का होल क्यूब विच इज 3 log 2 is 3 into 0.3 is 0.9। log 9, राइट, तो ये हो जाएगा log 9 is log 3 का स्क्वायर विच इज 2 log 3, 2 into 0.48,
0.96 log 10 is 1। बस आप यहां तक याद रखो, log 10 is 1। तो ये log 10 की वैल्यूज तक याद रहने हैं। वैसे तो मेजरली देखा जाए तो आपको कौन कौन सी वैल्यूज याद रखनी है, 7, 5 है ना, 3 एंड। अगर आपको ये 4 लॉग वैल्यूज याद हैं तो आप इन तक आराम से लिख लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं कि अगर मान लो हमें वैल्यूज ना याद हो कोई, तो कैसे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मुझे log 6 की वैल्यू पता है और log 8 की वैल्यू पता है। ठीक है, log 6 की वैल्यू है 0.78, log 8 की वैल्यू है 0.9 और मुझे log 7 की वैल्यू निकालनी है। देन log 7 की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी कहीं, है ना, तो इनका हाफ ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 0.84, है ना, इन दोनों का एवरेज ले लिया 0.84। अच्छे चेक ओवर हियर, इन दोनों के 4 और 6 के बीच की वैल्यू अगर हमें देखनी है तो 0.6 प्लस 0.78, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिल जाएंगे आपको। डिवाइड बाय 2 तो 1.38 डिवाइड बाय 2 0.69। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। समझ में आ रही है बात। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ log 17 की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी log 17 की वैल्यू। log 17 के लिए क्या चाहिए, log 16 एंड log 18। मैंने ये जो कॉन्सेप्ट समझाया समझ में आया, आ रहा है या नहीं, मुझे तो यही कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। आंसर तो नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ log 16 क्या होगा। सर एक्चुअली मेरा एक डाउट है, वो हम्म है कि ये सारे लॉग के लिए आपने बेस 1 लिया है ना, बेस कंसिडर हम 10, लोग 1 कर रहे बेस हैं। 10, बेस 10। अच्छा log बेस, का मतलब है बेस 10। ओके। देखो log 16 नहीं निकल पा रहा, log 16 को तोड़ो भाई, फैक्टर आते हैं। 16 के फैक्टर बताओ क्या होंगे, 8 इंटू 2। अगर नहीं पता है कुछ तो ये भी तो लिख सकते हो, log 8 प्लस log 2। 18 के फैक्टर आते हैं, log 9, 9 इंटू 2 तो log 9 प्लस 9 log 2। बताओ ये कितनी वैल्यू हुई, 1.2। ये कितनी वैल्यू हुई, एक का भी आंसर सही नहीं आया पता है। 0.96 प्लस 2 1.26, तो इसके बीच में क्या आएगा, 1. सॉरी 0.28, नहीं 1.38, सॉरी 1.38, तो ये कितना आएगा 1.29। देखो 1.92 बता रहा है कोई। अरे log 16 निकालना आ रहा है कि नहीं, log 16 निकल पाएगा तुम लोगों से। log 16 कैसे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, 16 इज log 4 इंटू 4, तो log 4 प्लस log 4 नहीं लिख पाएंगे। 1.2 log 18, log 9 इंटू 2 0.96 प्लस 0.3। मैंने कुछ गलत किया था, सॉरी, मैं यहाँ दोबारा कर रहा हूँ। ये कितना हो गया, 0.96 0.3 1.26, तो इनका बीच का 1.23 आएगा आंसर। 4 log 2 कर लो, यस, तो आंसर हो गया 1.23। तो कोई भी log आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बताओ अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की मैं एक करके बता दूं, लेट्स से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कहीं पे लिखा है 4 इंटू 10⁻⁵ मोलर, लेट्स से, और बोला गया बताओ pH क्या होगा। तो व्हाट आई विल राइट, pH is nothing but minus log H plus, so I will write the value over here, minus log 4 into 10⁻⁵, which is equals to minus log 4 minus log 10⁻⁵,
टेंस टू पावर -5 का ये -5 बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 5 माइनस log 4, है ना। 5 माइनस log 4 की वैल्यू, कितनी हो जाएगी 0.6, pH आ गया 4.4। अब pH निकालना आ गया। ठीक है, ये डिफिकल्ट माना जाता है pH निकालना, हमने इतना आसानी से आपको समझा रहे हैं। उल्टा, लेट्स से आपको pH दे रखा है, pH is given as let's say 6.7 और आपसे बोला गया H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालो। अभी तक जो फॉर्मूला आप लगा रहे थे उससे था, है ना, H+ आयन की कंसंट्रेशन इज नथिंग बट टेंस टू पावर माइनस pH। तो ये टेंस टू पावर माइनस 6.7, आपको तो आंसर आएगा ही नहीं, है ना। ये वाला फॉर्मूला वैलिड है जब H की pH की वैल्यू इंटीजर है, मतलब 7 है, 8 है, तो आप डायरेक्टली लिख लोगे। pH की वैल्यू 7 होती तो आप टेंस टू पावर -7 लिख लेते हैं। क्लियर है ना जो मैं कह रहा हूं अभी, इतनी बात समझ पा रहे हो, है ना। ये वाला फॉर्मूला अब नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि ये बता नहीं पाओगे। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे -log H+ यहाँ लिख लेंगे विच इज इक्वल्स टू 6.7, तो log H+ इक्वल्स टू -6.7। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका, आप -6.7 को लिखो -7 + 0.3, एक ज्यादा लेके यहाँ प्लस लिख लो। दूसरा तरीका -6, है ना, -0.7, दो लिख लो। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ठीक है, दोनों तरीके समझते हैं। तो log H+ इक्वल्स टू लिखा हुआ है, लेट्स से log H+ इक्वल्स टू लिखा हुआ है, इट इज -7 + 0.3, राइट। कैन आई राइट व्हाट इज -7 टेंस टू पावर -7? -7 किसकी वैल्यू होगी? अब मैं एंटी लॉग लेना सिखा रहा हूँ विदाउट चेकिंग द लॉग टेबल, है ना। एंटी लॉग टेंस टू पावर -7 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब -7 किसका होगा, टेंस टू पावर -7, तो आई कैन राइट log H+ इज नथिंग बट दिस इज log टेंस टू पावर -7। और इसको मैं क्या लिख लूंगा, 0.3 को अभी मैंने पढ़ाया है log 2, तो ये हो गया log 2। तो log H+ इक्वल्स टू हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, देन इट इज log, है ना, ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 2 × टेंस टू पावर -7। लॉग हटा दो, कैंसिल आउट कर दो, H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या आ गई, 2 × टेंस टू पावर -7। क्लियर है ये बात? तो आपको pH से H+ निकालना भी आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस, बट हमेशा जब भी ऐसा pH दे रखा है तो आप इसको तोड़ लो, नेगेटिव लॉग, है ना, H+, फिर आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, दूसरा मेथड यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा log H+ इक्वल्स टू, है ना, ये क्या हो जाएगा, log H+ इक्वल्स टू log टेंस टू पावर -6 माइनस log, है ना, ये 0.7 है, तो 0.7 कैसे आएगा, आपको पता है 0.7 होता है log 5, तो -0.7 हो जाएगा 1/5, है ना। log 1/5 क्या होगा, log 1 माइनस log 5, log 1 इज 0, या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना, इस तरह से, है ना। 0.7 क्या है, 5, तो -0.7 होगा log 1/5। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये लिखा है टेंस टू पावर -6 प्लस log 1/5। अब यहाँ पे लिख लेते हैं log H+ क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा log टेंस टू पावर -6 डिवाइड बाई 5, और यू कैन सॉल्व, है ना। तो ये H+ आयन की कंसंट्रेशन अगेन, है ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.2 आएगा, तो 2 × टेंस टू पावर -6। आइदर वे you can solve, you will be getting the right answer। तो अभी क्या सीखा हमने, एक बात ये कि अगर हमें log की कुछ वैल्यूज पता है तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना, किसी भी log की बीच में लेके, है ना। जैसे मान लो log अभी 17 बताया था, ऐसे log 13 निकाल सकते हैं,
भी लॉग निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें ये फैक्टर 10 तक पता है, सारे लॉग पता चल गए। अगर कहीं H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन लिखी हुई है, कुछ भी लिखी है ना, वी कैन कैलकुलेट pH। उल्टा अगर pH पता है तो फिर कैसे निकालेंगे, देन आई हैव टोल्ड यू कि एंटी लॉग कैसे लेना है। ठीक है, ये तो बस है एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बट ठीक है, इट विल गिव यू ए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है मैं निकाल सकता विदाउट चेकिंग द लॉग टेबल। ऑब्वियसली ये दीज आर आंसर्स आर अप्रोक्सीमेट आंसर, एग्जैक्ट आंसर लॉग टेबल देख के ही निकलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा, बस ये है। चलो अब चलते हैं, अभी हमने आपको बता दिया मिक्सिंग ऑफ लेट्स से एसिड्स, इसी तरह से मिक्सिंग ऑफ बेस होगा, है ना। तो हम चलते हैं, अब चलते हैं लास्ट, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। दैट इज, है ना, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। मान लो एक तरफ NaCl है, सॉरी HCl है, और एक तरफ NaOH है, कंटेनर है। ठीक है, इनमें HCl की मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1, M2 V2। तो पहले लिखेंगे मिली मोल्स ऑफ H प्लस आयन, विच इज नथिंग बट N1 M1 V1। तो यहाँ पे निकाल लेंगे वैल्यू, लेट्स से दिस वैल्यू इज x, जो भी वैल्यू आएगी x मान ली हमने। इसी तरह से लिखेंगे मिली मोल्स ऑफ OH माइनस, तो ये N2 M2 V2। मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, दो इन दीज टू एसिड एंड बेस N1 एंड N2 आर 1, बट हो सकता है कभी यहाँ पे BaOH होल ट्वाइस लिखा हो, H2SO4 लिखा हो, इसलिए N1 के टर्म्स में ऐसे लिखा। मान लो ये वैल्यू आई y, तो मिली मोल्स लिख लिया। अब इन दोनों को मिक्स किया, वी आर मिक्सिंग, तो फाइनल वॉल्यूम में क्या होगा, एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद बेस, मतलब H plus is going to cancel out OH minus and will form H2O, है ना। ऑन मिक्सिंग क्या होगा, यही होगा ना, H plus starting to cancel out OH minus and will form H2O। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं केस 1, if x is greater than y, solution is acidic, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, H प्लस फाइनल इज x माइनस वाई डिवाइड बाई V1 प्लस V2। जितने भी मोल्स बच गए, है ना, मान लो यहाँ थे 10 और यहाँ थे 5, तो इन 5 को खत्म करने के लिए इसके 5 चले गए, तो बचे कितने, 5, है ना। x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 5, x माइनस वाई डिवाइड बाई V1 प्लस V2। केस 2, if x is less than y, solution is basic, तो OH माइनस आयन की फाइनल कंसंट्रेशन आएगी which is going to be y minus x divided by V1 plus V2। In case 3, if x is equals to y, तो solution is neutral। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, which is 10⁻⁻⁷ at 25 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे हमें ये V1 प्लस V2 नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दीज आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। हमेशा एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि एसिड ज्यादा हो, कभी हो सकता है बेस ज्यादा हो, जब दोनों बराबर होंगे तभी 100% न्यूट्रलाइजेशन। तो देयर आर टू टर्म्स, वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वन इज 100% न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं। 100% न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी बचा नहीं है, पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अच्छा आपको ये तो पता होगा, अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी हो तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, और एनी सॉल्यूशन
H plus ion into OH minus ion concentration is equals to 10 to power minus 14. तो मान लो H plus ion की concentration लेट्स से H plus ion की concentration जो है, या फिर इसी का तरीका है कि PH plus POH equals to 14. ये आपने सुना है? नहीं सुना है तो ये याद रखना है, ठीक है। इसीलिए जब ये 10 to power minus 7 था, OH माइनस भी 10 to power minus 7 होगा, तो मिलके 10 to power minus 14 हो गया। 10 to power minus 7 into 10 to power minus 7, 10 to power minus 14, ठीक है। तो ये जो जिन लोगों ने नहीं सुना है कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। अगर H plus ion की लेट्स से H plus ion concentration है 0.1 मोलर, तो OH minus ion की concentration क्या हो जाएगी? 10 to power minus 14 divide by 0.1 molar, which is 10 to power minus 14 divided by 10 to power minus 1, 10 to power minus 13 molar. ये एक और कॉन्सेप्ट आ गया आयन की कंसंट्रेशंस में। अगर H plus आयन की कंसंट्रेशन पता है तो OH minus आयन की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर H plus आयन की कंसंट्रेशन 10 to power minus 7 से कम है, तब वो एसिडिक होता है। ये एसिड बेस पढ़ा नहीं है क्या तुमने सूरज? बिल्कुल भी। हाँ बताओ, एसिड क्या होता है, बेस ऐसा हो ही नहीं सकता। पढ़ाया जाता है भाई एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। हाँ सर, वो सब पता है, पर ये H प्लस इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज टू 10⁻⁻14, ये वाला चीज नहीं सिखाया था। अरे ये नहीं सिखाया गया था कि 10 to power minus 7 से कम होगा तो एसिड होगा, 10 to power minus 7 से मतलब 10 to power minus 7 से ज्यादा होगा कंसंट्रेशन तो एसिड होगा, 10 to power minus 7 से कम होगा। ये 10 to power minus 7 वाला पार्ट नहीं पढ़ाया? बेकार टीचर थे तुम्हारे। ठीक है, ठीक है। देखो ये सारी चीजें यहाँ बताने की नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नॉलेज बनती है इनसे, चीजें कोरिलेट होती हैं। हाँ, ग्रेटर देन 7 इज बेसिक एंड लेस देन 7 इज एसिडिक। यस, तो वो ले लो आप एंटीलॉग। जैसे मान लो किसी ने बोला pH इक्वल्स टू 7 से कम है ना, मान लो 6 है, 7 से कम है ना, तो माइनस लॉग H प्लस लिख लो इज 7, तो लॉग H प्लस इज, या फिर आप ऐसे वाली फॉर्मूला लिख लो H प्लस इज 10 to power माइनस pH, तो आ गया ना 10 to power माइनस 7 वाला पार्ट। तो 7 से कम होगा तो मतलब 10 to power minus 7, 10 to power minus 6, 10 to power minus 5, 10 to power minus 4, ये सब क्या हो जाएंगे? एसिडिक रीजन में हो जाएंगे। 10 to power minus 8, 10 to power minus 9, 10 to power minus 10, ये सब क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। यस, ऐसा अगर पढ़ा होगा पीएच स्केल पे 7 के हिसाब से पढ़ा होगा तो ऐसे देख सकते हैं। चलो अभी चलते हैं ये सब, ठीक है। एसिड बेस सब हो गया हमारा, राइट। सब टाइप के आयन की कंसंट्रेशन हो गई। दैट्स इट, दैट्स द लास्ट ऑफ मोलैरिटी पार्ट। अभी नॉर्मेलिटी बताएंगे, बट बिफोर दैट वी विल टेल द राज का डाउट बता देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस पे चलेगा क्या? नहीं चल रहा है, ठीक है। 29.2% वेट बाय वेट HCl स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन काइंड ऑफ, जो आप स्टॉक करके रख रहे हो, है ना। Has a density of 1.25 gram per ml. The molecular weight, this already we know, and volume, अब ये कह रहे हैं the volume of stock solution required to prepare 200 ml of 0.4 molar solution। इसका मतलब ये है, now I'm just shifting here, कि एक स्टॉक सॉल्यूशन से कह रहे हैं कि कितना वॉल्यूम हम लें, so that जब हम ये वॉल्यूम इसमें कंटेनर में डालें तो इसमें टोटल ये 200 ml of 0.4 मोलर बन जाए HCl। समझ में आया? मतलब ये प्रोसेस हमने हो सकता है करी हो लैब में, केमिस्ट्री लैब में कभी, है ना, राइट। तो अब देखो क्या करेंगे, हमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो है मोल्स ऑफ सोल्यूट। जितने यहाँ, बाकी तो पानी है ना, जितने भी मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ होंगे उतने ही मोल्स ऑफ सोल्यूट इस इतने वॉल्यूम से लेने पड़ेंगे। कितने हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट? 200 into 0.4,
मिली मोल्स आ गए हैं ना, 200 ml है, तो ये कितना हो गया 80 मिली मोल्स। 80 मिली मोल्स ऑफ HCl हमें लेने हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, कुछ डेंसिटी वगैरह भी दे रखी थी। यहाँ पे कंसंट्रेशन वेट बाय वेट में है और डेंसिटी दे रखी है, मतलब मोलैरिटी हम इनडायरेक्टली हमें निकालनी है। तो मैंने आपको इंटर कन्वर्जन बताया था वेट बाय वेट से मोलैरिटी निकालने का। बताओ भाई राज, निकाल पाएंगे? ठीक है, तो अब मोलैरिटी कैसे निकलेगी, पहले हम लिख लेंगे 29.2 क्या है, 29.2 ग्राम HCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मोलैरिटी के लिए मुझे मास नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास बाय डेंसिटी, है ना। तो मास है 100 ग्राम, डेंसिटी है 1.25, सॉल्व कर लो तो इससे आया 80 ml। नाउ यू नो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यू नो let's say mass of solute, we can write molarity is 29.2 divided by 36.5 divided by 80 into 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे मोलारिटी आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी आई मोलारिटी, 30, ये थोड़ा सा जाएगा, 36 का डबल होगा 73, 73 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, 29.2। अच्छा ये 0.8 टाइम्स ही जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये कितना आया, अगर हम देखेंगे तो 800 डिवाइड बाई 80, तो दैट इज 10 मोलर, ठीक है। नहीं नहीं, वो हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है, वी ऑलवेज गो विद द प्रोसेस। फॉर्मूला भूल जाओगे आप, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कौन क्या है। वो तो इंटर कन्वर्जन के लिए आपको समझाया था कि देखो ऐसे बन रहा है, बट वी हैव फाउंड द मोलैरिटी नाउ। जितनी भी मोल्स आएंगे, है ना, स्टॉक सॉल्यूशन से, वो उतने मोल्स यहाँ पे होंगे, है ना, ये मोल्स बराबर होंगे। तो यहाँ मोल्स कितने होंगे, m इंटू वी, बस n इंटू वी इक्वल्स टू 80, v इक्वल्स टू 8 ml। तो स्टॉक सॉल्यूशन का आपको 8 ml लेना पड़ेगा, मेक दिस 200, ठीक है। चलो द वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले टर्म ये अभी हमारे पार्ट में नहीं है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। ये जब तक हम रिडॉक्स नहीं पढ़ा पाएंगे तब तक ये बताने को तो बता सकते हैं, लेकिन वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम्हें पूछ क्यों रहे हो, अगर तुम्हें ये सब पता ही है क्या करना है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये बताओ। ठीक है, ना चलो मैं चलता हूँ नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इक्विवेलेंट। क्या समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है इक्वल, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्वल। जैसे मान लो एक गांव में, है ना, जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था वैसे ही हम समझा रहे हैं यहाँ पे। एक गांव में कुछ लोग मान लो राइस की खेती कर रहे हैं, कुछ लोग वीट की खेती कर रहे हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई पीपल स्टार्टेड टू मेक पैकेट्स, लेट्स से उन्होंने एक, है ना, 1 kg 2 kg जो भी है उसका एक पैकेट बनाया। नाउ दे आर सेइंग कि हम पैकेट एक्सचेंज करेंगे। इट कुड बी लाइक कि 2 kg वीट इज इक्वल टू 1 kg राइस। अपने इधर कॉन्सेप्ट में क्या है, 2 मोल ऑफ समथिंग विल बी लेट्स से लाइक 1 मोल ऑफ समथिंग, है ना, इनका एक्सचेंज हो रहा है। But we are going to say this is one packet, this is one packet, so this is one equivalent, this is one equivalent. Understand? यहाँ मोल से लेना देना नहीं है, यहाँ क्या है, इक्विवेलेंट से लेना देना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक इक्विवेलेंट किसी भी चीज का दूसरे एक इक्विवेलेंट के बराबर होगा, एक पैकेट दूसरे के एक पैकेट के बराबर होगा। इट डजंट मैटर कि उसमें अंदर कितने मोल्स हैं या अंदर कितना मास है, क्या है, कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात?
इसका मतलब यह है कि एसिड का एक इक्विवेलेंट हमेशा बेस के एक इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा, है ना। जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हो H2SO4, H2SO4 को रिएक्ट कराने के लिए क्या 2 NaOH चाहिए, क्योंकि ये 2 H प्लस दे रहा है, तो 2 H माइनस लाने पड़ेंगे ना, H2SO4 से 2 H प्लस मिल रहे हैं, तो हमने 2 लिख लिया, तभी तो ये Na2SO4 बन रहा है। तो अगर हम यहाँ मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो मोल में तो है 1 मोल इज इक्वल टू 2 मोल, बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एक पैकेट बना दिया, ये एक पैकेट बना दिया, 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट समझ में आया। ऑलवेज कोई भी कंपाउंड किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा एक इक्विवेलेंट एक दूसरे से रिएक्ट। क्लियर है इक्विवेलेंट? अरे हाँ ना बोलो भाई, तुम लोग बहुत आलसी हो, 4-5 बच्चों के अलावा कोई बोलता ही नहीं है। ठीक है इसका मतलब है इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यू डोंट नीड अ बैलेंस रिएक्शन, कि बैलेंस क्या बताता है, मोल्स का रेशियो बताता है बैलेंस रिएक्शन, है ना। हमें तो चाहिए ही नहीं, हमने तो पहले ही फिक्स कर लिया है, एक इक्विवेलेंट दूसरे के एक इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, एक पैकेट इक्वल्स टू अनदर वन पैकेट, राइट। ठीक है, सो फॉर एनी रिएक्शन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। है ना, one equivalent of any substance is always equals to one equivalent of another substance. Hence, we don't need a balanced chemical reaction for equivalent concept. अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट, चैप्टर का नाम क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कोई बैलेंस रिएक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। We don't need a balanced chemical reaction for equivalent concept. जैसे अगर कहीं पे लिखा है A plus B gives C plus D, तो हम बोलेंगे number of equivalent of A will always be equals to number of equivalent of B is equals to number of equivalent of C is equals to number of equivalent of D. ये हमेशा बराबर ही रहेंगे। अब बात आती है इक्विवेलेंट होता क्या है ना। मतलब जो पैकेट बनाया है उसमें 2 मोल आएंगे, 1 मोल आएगा, 5 मोल आएंगे, क्या आएगा, है ना, कितने केजी आएगा, है ना, 2 केजी राइस आएगा, 3 केजी आएगा, कितना आएगा, राइट, वो हमें डिसाइड करना है। पैकेट के अंदर क्या है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नथिंग बट वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है बैलेंसी फैक्टर, और इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं, बैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स। बैलेंस फैक्टर की कैलकुलेशन अलग अलग है। फॉर एनी एसिड वैलेंसी फैक्टर इज number of H plus ion given by one molecule of acid. Hence, है ना, we can write acid and valency factor. अगर हम लिखेंगे HCl आ जाएगा 1, H2SO4 it is going to be equal to 2, H3PO4 then it is equal to 3 like that. Okay. Say HNO3 1 for any acid valency factor, and for any base
valency factor is equals to number of OH minus ion given by one molecule of base. तो यहाँ पे बेस लिख लो, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर, बेस वैलेंसी फैक्टर लेट्स से NaOH 1, CaOH whole twice 2, जैसे AlOH whole thrice काइंड ऑफ, ठीक है। COH AlOH whole thrice जैसे दोनों की तरह यूज होता है तो अब इसे छोड़ दे रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये बैलेंस वेक्टर आ गया। अब नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है? नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन normality is number of equivalent of any substance, any let's say number of equivalent of solute in 1 liter solution. जैसे हमने number of moles in 1 liter molarity बोला था, यहाँ number of equivalents in 1 liter is normality. n equals to क्या हो जाएगा? number of equivalent, ठीक है, number of equivalent divided by volume of solution in ml into 1000. अब इसका अनदर वेरिएशन देख सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वैलेंसी वेक्टर इनटू मोल्स, नॉर्मेलिटी हो गया वैलेंसी वेक्टर इनटू मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू ml इनटू 1000। मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000 होता है मोलैरिटी, अनदर फॉर्मूला बन गया, हेंस नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ठीक है। अब एक मजे की बात बताते हैं, H2SO4 से है ना, H2SO4 से लेट्स से H2SO4 के 1 इक्विवेलेंट लेट्स से अगर हम ले रहे हैं 1 इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, किसी का भी इक्विवेलेंट 1 के बराबर होता है, ठीक है, राइट। व्हाट इज द 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4? 2 into moles is M1V1, तो यही तो लिखा था N1 M1V1, याद करो। हमने यहाँ क्या लिखा था फॉर्मूला जब भी हम मोल्स लिख रहे थे, राइट। H प्लस का वैलेंसी वेक्टर क्या होता है? 1, N1 M1V1, और ये क्या है एक तरह से N1 की वैल्यू 2 थी तो 2 into M1V1 इक्वल्स टू, है ना, मोल्स गिवन बाय H2SO4, मोल्स ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय H2SO4। ये बात समझ में आई? फिर से समझते हैं। H2SO4 के मोल्स कितने हुए? M1V1। इक्विवेलेंट कितने हुए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वैलेंसी वेक्टर इनटू मोल्स, तो 2 into M1V1 which is equals to इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस। H प्लस का इक्विवेलेंट वेक्टर होता है, जो भी आयंस होते हैं उनका इक्विवेलेंट जो वैलेंसी वेक्टर होता है वो चार्ज होता है उनका, ठीक है। वैलेंसी वेक्टर किसी भी आयन का उसका चार्ज होता है तो उसका चार्ज 1 है which is equals to moles of H plus ion, 2 into M1V1 आ गया। तो कुल मिला के इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है जैसे मतलब आप, है ना, कान इधर से पढ़ो या घुमा के पकड़ लो, ऐसे है ना, राइट, वही है। इट इज द सेम थिंग बट ये कंसंट्रेशन टर्म्स अलग हो जाएंगे, इसलिए आपको ये भी आना चाहिए। नॉर्मेलिटी अभी आता नहीं है लेकिन जितना अभी आएगा उसके हिसाब से आपको बता दिया गया है। एक और फॉर्मूला होता है वो भी मैं बता देता हूँ, अदर फॉर्मूला नॉर्मेलिटी में, number of equivalent is equals to, another formula, number of equivalent equals to given mass
डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास. व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? तो फॉर्मूला लिख लो. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज, जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखा था गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, व्हिच इज इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलर मास, सॉरी वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोलर मास कह रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है? वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स. व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो इन दोनों बातों से गिवन मास तो कट जाएगा, तो आपको क्या पता चला? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर. हेंस ये फॉर्मूला भी याद रखना है. इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर. तो हेंस इक्विवेलेंट मास ऑफ या इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? 98 डिवाइड बाय 249. अब ये पूरा घुमा के है बहुत कुछ, है ना. एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बन रहा है, थोड़ा हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, बट आपको अभी अभी ये जो बातें बताई जा रही हैं, है ना, वो एक शुरुआत वाले, है ना, इसके कॉन्सेप्ट में बताई जा रही है जो हमने यहाँ समझाया था. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है? बैलेंस वेक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स. इसी से आया है ना. एक पैकेट है, उसमें कितने केजी हैं? केजी को हमने मोल्स माना था. हमने बोला कि जब बार्टर सिस्टम में जा रहे हो तो 1 kg राइस 1 kg व्हीट के बराबर नहीं है, पैकेट बराबर है. किसी का पैकेट छोटा हो सकता है, किसी का पैकेट बड़ा हो सकता है. अब हमें देखना पड़ेगा उसे पैकेट में कितने केजी है. तो वो केजी जो है वो बैलेंस फैक्टर है ना. तो हो सकता है राइस का जो हमने पैकेट बनाया उसमें 2 kg आ रहे हो, तो बैलेंस फैक्टर 2 हो गया. क्लियर है ये बात? थोड़ा सा घुमा के है लेकिन है सेम ही चीज, है ना. इक्विवेलेंट वेट मतलब पैकेट खेल रहे हैं. तो उसमें फायदा क्या होता है इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट का, कि हमें बैलेंस रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. हमें क्या है? बैलेंस रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली टॉक अबाउट इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट से बैलेंस फैक्टर के हिसाब से लिख सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, वो पैकेट से तुम बोल रहे हो? हाँ, मतलब वो समझाने के लिए है, बट ऑब्वियसली यू कैन फाइंड द सिमिलैरिटी. ठीक है, बट दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट है, क्वांटा अलग है. तो यहाँ पे ये मोल कॉन्सेप्ट का दी एंड होता है, राइट. 2 चैप्टर आपके खत्म हो गए. तीसरा चैप्टर अब आपको पढ़ाना है, वो है पीरियोडिक टेबल. तो मैं कुछ होमवर्क दिया था क्या? डिस्कशन है? नहीं तो आगे चल रहे हैं. ठीक है, अगर नहीं है तो फिर पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे देते हैं. ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना है एक आध बार, जो है ना जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कभी कभी एक आध क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है यहाँ से लेके ट्राइड्स ना, ये हेलिक्स जो भी है ये सब पढ़ लेना है. किसने बनाए, नाम नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसके एक समरी बना लेना. ये किसने दिया, ये किसने दिया. न्यूलैंड, मेंडलीव. ठीक है, मेंडलीव की जो पहले पीरियोडिक टेबल थी, जो मेंडलीव वाली पीरियोडिक टेबल थी, उसका पीरियोडिक फंक्शन क्या था? एटॉमिक वेट. उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया. ठीक है, और कितने ग्रुप्स में बांटा है? ये 8 ग्रुप्स में बांटा है यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट से लेके, है ना, 8 तक. बाद में फिर यहाँ तक इनर्ट गैस नहीं आए थे, इनर्ट गैस बाद में आए, तो फिर 0 ग्रुप इनर्ट गैस को क्या दिया गया? 0 ग्रुप, है ना, राइट. इंपॉर्टेंट मतलब इनकी जो अचीवमेंट थे वो ये थे कि इन्होंने कुछ स्पेसेस खोले, मतलब छोड़ के रखे कि भाई इसके बाद क्या आएगा, है ना, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा, राइट. ऐसा
इन्होंने कुछ स्पेस छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है सिलिकॉन के नीचे, है ना, ये स्पेस छूटा हुआ है, राइट। तो ये जो स्पेस छूटा हुआ है, डैश लगा हुआ है, दैट इज दे हैव टेल कि ये है ना, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, राइट, काइंड ऑफ। और उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट की, मास भी प्रेडिक्ट किया, है ना। तो कुछ चीज जो ऐसी पता ना हो और उसका प्रेडिक्शन हो जाए, दैट्स व्हाई इट इज वेरी, दीस थिंग्स आर वेरी सक्सेसफुल। मतलब बोला गया कि भाई हाँ इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, राइट। जो एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किए उनके एटॉमिक वेट भी सेम आए, उनकी वैलेंसी भी सही आई, है ना, प्रॉपर्टीज भी सही आई। फिर आपको देखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये सब नहीं है, ये वाली है ना फॉर्म, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस पे आना है, राइट। ये एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है आई थिंक पूरा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है। कितने पीरियड है? 7। और 18 जो है वो है आपके ग्रुप या कॉलम। पीरियड का मतलब रोज, पीरियड और रोज सेम थिंग है, तो 7 रोज है ऐसे, ठीक है। और छोटा कर देंगे तो शायद दिखेगा भी नहीं, है ना, देखते हैं। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे हमारे 7 पीरियड है, अभी पूरे नहीं आए। कॉपी नहीं हुआ था क्या? ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें पूरा आपको करना है, राइट, बताएंगे हाइड्रोजन का है। तो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हाउ मेनी पीरियड्स यू कैन सी? 7। हाउ मेनी कॉलम्स यू कैन सी? 18, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें नेमिंग कैसे की गई है? ग्रुप्स की 1 2 3 4, ये ऊपर जो लिखे हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आर एस ब्लॉक, 13 to 18 आर पी ब्लॉक, ठीक है। फिर ये 3 to लेट्स से 12 डी ब्लॉक, और 3 में ही यहाँ स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे लेट्स से दिस इज एफ ब्लॉक, लेंथेनाइड, लेंथेनम के बाद एक्टिनाइड, एक्टिनियम के बाद, ठीक है। तो ये जो स्पेस दिया है, फिर इनको यहाँ पूरा लिख नहीं सकते इसलिए इनको नीचे लिखा हुआ है। बट इनका ग्रुप कौन सा है? एफ ब्लॉक का ग्रुप कौन सा है? फिक्स है, थर्ड ग्रुप है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पे हैं, 1 से लेके 2, 3 से लेके 12। अब यहाँ पे नेमिंग कैसे, नंबर मतलब जो ओल्ड वाली है उसकी कैसे है? तो ये 1A, राइट, ये सेकंड है। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे, देखो, मान लो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो क्या था? ए लेट्स से सोडियम नहीं, पोटेशियम लिखता हूं। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? Ar4s1। और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या था? Ar3d10 4s1, मतलब सिमिलैरिटी है दोनों में।
इसीलिए जो मेंडलीव थे ना, उन्होंने सिमिलरिटी के हिसाब से इन दोनों को एक साथ रखा था, तो इसीलिए उस ग्रुप को दो पार्ट में तोड़ दिया गया, 1A 1B। समझ में आया? 1A 1B। कुछ प्रॉपर्टीज कॉपर की सोडियम और पोटेशियम की तरह ही है, जैसे NaCl बनता है वैसे CuCl बनता है ना। Na2SO4 बनता है, नहीं Na2SO4 वाला नहीं, CuCl ऐसे बन रहा है, राइट। तो ये आ गई +1 वाली प्रॉपर्टी, सेम है। क्लियर है ये बात? मेंडलीव जो जो पुराना रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ये मेंडलीव से आया है, मेंडलीव वाले। ठीक है, तो उसमें 8th ग्रुप था, राइट। 8th ग्रुप 3 लेट्स से ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये 1A 1B, सेकंड ए सेकंड बी। बस यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, इसको बोलते हैं थर्ड बी, ये मस्त गलत है यहाँ पे। एनसीईआरटी में भी गलत है, बट लेटर ऑन अलग जो उन्होंने बनाई है पीरियोडिक टेबल्स में बाद में, वहां सही है। तो ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, मतलब एस एंड पी आर ए, और ये डी जो है वो बी है सारे। तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा 4s2। तो ये दोनों सिमिलर है। फिर ऐसे, राइट, यहाँ पे कितनी बात समझ में आई? 7th के बाद ये 3 ग्रुप जो है वो 8th है। ये टेबल लर्न करनी है, ये बात सही है। अब बात आती है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो थोड़ी डिस्प्यूटेड टाइप की है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो आपका हेलोजन की तरह भी बिहेव करता है और एल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है, सोडियम की तरह। जैसे कैसे कैसे, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1H1 है, मतलब 1s1 है, which is similar to let's say alkali metal, but hydrogen forms let's say H2 gas, which is similar to Cl2 gas, F2 gas, ठीक है। इस तरह से ये इसमें, राइट, थोड़ा सा सिमिलरिटी। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सोडियम पोटेशियम लिथियम इनकी सबकी बहुत कम है। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आई थी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल्स टू 1313 किलो, विच इज सिमिलर टू और क्लोज टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की होती है 1681 और ये लिथियम की होती है 520 किलो जूल। सो यू कैन सी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेट्स से लूज करना डिफिकल्ट है इसके कंपैरिजन में। सो इट इज मोर टुवर्ड्स लाइक लिथियम। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन के कंपाउंड आयनिक नहीं कोवेलेंट है। जैसे HCl बोलोगे तो ये आयनिक थोड़ी ना है, NaCl टाइप थोड़ी ना है, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, ज्यादा है। इसलिए कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की एल्कली मेटल की तरह है, कुछ हेलोजन की तरह है, इसलिए इसको बीच में जगह देती है, कहीं नहीं रखा गया है ना, एट द टॉप मिडल ऑफ द लेट्स से पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा है। कुछ पीरियोडिक टेबल जो पुरानी है उनमें यहाँ हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं, बट अब जो नई पीरियोडिक टेबल आ रही है उनमें हाइड्रोजन ऐसे बीच में दे रखा है। ये बात क्लियर है? क्यों बीच में रखा गया ये भी बता दिया ना आपको कि इसकी प्रॉपर्टी दोनों से मिलती है। तो हाइड्रोजन H- बनाता है, हाइड्राइड आयन सुना है कभी? हाइड्राइड H-, it gains one electron like Cl-, ठीक है। तो ये H- भी बनाता है, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो दोनों से मिलती जुलती है, इसलिए बीच में डाल दिया इसको। अब इसको याद करने का तरीका, अच्छा याद करने से पहले, ये S ब्लॉक मेटल है, D ब्लॉक में भी सारे मेटल है, एंड M ब्लॉक में भी सारे मेटल, ये सब मेटल है, ठीक है। P ब्लॉक में मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल सब है, ठीक है। SPD मतलब S, D एंड F में मेटल ही है। इसमें क्या है? मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड कौन से? ये रेड वाले है ना, सीढ़ी की तरह याद कर लो, ये सीढ़ी बन रही है, 7 एलिमेंट दे रहे हैं, सिलिकॉन से स्टार्ट हो रहा है ना, एक एक एलिमेंट, ये एक एक रो छोड़ते जाओगे, याद रहेगा, सिलिकॉन इससे स्टार्ट हो रहा है।
है ना। एल्यूमिनियम से ये सब क्या है, मेटल है, और इसके इधर ये सब मेटलॉइड, ओ नॉन मेटल। ठीक है, और इसमें याद करने का तरीका क्या है, चलते हैं थोड़ा और आगे। तो ये पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स है, हिंदी में है, आप लिख सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन अगर मान लें तो ये है हलीना, हलीना, ठीक है, नाम है हलीना की पोटेशियम, रब आरबी रिबीडियम रब से सीजियम से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। और किसी को और भी पता हो तो फिर कोई भी निमोनिक्स चलेगा, बस एक निमोनिक्स याद होना चाहिए बस, सो दैट यू कैन हैव सम आइडिया कि ये क्या क्या होंगे, इनके रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे। तो हलीना की पोटेशियम रब सीजियम से फरियाद एफा, फरियाद एफा, लिख लो भाई। हाँ कुछ भी डाल सकते हो। हाँ ये भी है, हलीना कब्र से फरार, ऐसा भी है, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट। पहला ग्रुप हो गया खत्म, याद रहेगा पहला ग्रुप, वैसे पहला ग्रुप तो सबको याद होता है। दूसरा ये, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है, बाप राजी रोए कुछ भी कर लो, राइट। तो बेटा मांगे, बेटा मांगे एमजी मांगे कार स्कूटर बाप, लेट्स से राजी लिख लो, राजी, ठीक है। इसका ऐसा कुछ भी है ना, बेटी मैगी का सर बड़ा बड़ा, बेटी मैगी का सर बड़ा, है ना, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं, राइट। सो वॉट एवर हिंदी निमोनिक्स वॉट एवर यू फील लाइक। हाँ भैया कुछ भी चलता है, बस याद होना चाहिए। जब मैं 9th 10th में था तो मुझे निमोनिक्स इतने घटिया याद दिलाए गए थे, मेरे जो 10th वाले टीचर थे उन्होंने 20 के फर्स्ट 20 एलिमेंट देते हैं ना, तो उसका निमोनिक्स बनाया था, तो कुछ नहीं था वो, हा ही ली ऐसे करके बनाया था। किसी ने ऐसे याद किया है क्या 20 तक। ठीक है, 20 तक कैसे याद किए थे, 20 तक के निमोनिक्स, सॉन्ग टाइप लर्न किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ भी है जैसे याद हो जाए ना, बस वही बेटर है, ठीक है। एनसीईआरटी मतलब किसको पीरियोडिक टेबल याद है पूरी, कोई है यहाँ पे, पूरी मतलब यहाँ तक याद हो, चलो पी एस एन पी याद हो, एस एन पी ब्लॉक, कितने लोग हैं जिनको याद है एस एन पी ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप याद है बस। फर्स्ट है सेकंड बस। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे, इसीलिए पहले दूसरे तो याद हो गए ना, अब चलो यहाँ से पहले यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, पहले तो नाम ही नहीं याद होते हैं, तो देख लो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन, ठीक है, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम लैटिन नेम फेमस है, तो जो रिप्रेजेंटेशन है जैसे सोडियम है या पोटेशियम, ये सब रिप्रेजेंटेशन जो है वो लैटिन नेम से आए हैं। नेट्रियम कैलियम, ठीक है, ऐसे ये आयरन कॉपर अर्गेंटम ऑरम
हाइड्रागायरम, हाँ हाइड्रागायरम, ठीक है, Hg, प्लम्बम, ठीक है, प्लम्बम एंड स्टेनम, स्टीबियम, ये कुछ हैं लैटिन नेम है। कौन कौन से? नेट्रियम, कैलियम, लिख लेना भाई तुम लोग, है ना, ऐसा मत सोचना सर एक एक बात बताएंगे। नेट्रियम, कैलियम, ठीक है, आयरन, कॉपर, अर्गेंटम, ऑरम, हाइड्रागायरम, है ना, स्टेनम, प्लम्बम, स्टीबियम, और कोई बचा? ये सब लैटिन नेम है, उनके रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं। एक्चुअली आयरन की जगह फेरम आता है, फेरम, है ना, फेरम, लिख लिया? ठीक है, Latin name. Science teacher very cruel. Science teacher very cruel. Science teacher very cruel. ठीक है, क्यों क्रूअल कह रहे हैं लोग इसको? मांगे फीस, फीस मांग रहा है। हाँ ये वाला मैंने बताया, मांगे फी, कोई नहीं क्यों जाना, कोई नहीं क्यों जाना, ठीक है, ये 3D हो गया। अब यहाँ देखते हैं 4D 5D पे बाद में आएंगे। तो यहाँ पे बैगन, आलू, गाजर, इन इंडियम IN, इन थाली TL, थैलियम, बैगन, आलू, गाजर इन थाली। ठीक है, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इसका कैसे आएगा? कहें सीता जी, कहें सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, कहें सीता जी सुनो प्रभु। अभी कितने याद हो गए? हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए या बाप राजी, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी कोई नहीं क्यों जाना, बैगन, आलू, गाजर इन थाली, कहें सीता जी सुनो प्रभु। इतना याद हो गया? चलो इतना ही याद करके लेके आओ, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इजी होगा, हाँ, अगर आपने ये निमोनिक्स याद कर लिए, 2-3 बार लिख के देख लोगे तो याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि कई बार क्या है, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं उससे रिप्रेजेंटेशन थोड़े आगे पीछे है ना, सेटिंग वैसी है, राइट। तो सीता जी में क्या आएगा, SI आएगा कि SE आ जाएगा कि ST आ जाएगा, क्या आएगा, है ना, दैट यू हैव टू जस्ट बी, है ना, थिंकिंग ऑफ दैट। तो इफ यू आर गोइंग टू लेट्स से राइट फॉर 2 or 3 टाइम्स, ठीक है, उसको लिखोगे तो फिर वो याद रहेगा। लिखना जरूरी है ना, प्रैक्टिस करना जरूरी है, केवल निमोनिक्स रटने से कुछ नहीं होगा। यस, लिख के प्रैक्टिस करने से होगा ये। तो ये पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। हाँ, इसको लर्न कर लो। वैसे तो और भी निमोनिक्स हैं, जैसे ये नाना पाटेकर, ऐसे सब, भिकारी जैसे, है ना, ऐसा, उससे टीपो, ऐसे अलग अलग हैं, अलग अलग निमोनिक्स हैं। अगर आपके पास कोई और आपको याद है देन यू कैन ऑल्सो लर्न दैट। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपको लर्न करना है। एंड रिजल्ट ये है कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, चलो।